बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बायो पढ़ रहे हैं ना? कंफर्म है? ठीक है, बुक्स खोल लें। सेकंड चैप्टर बायो का। तो आज हम सेकंड टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। हमने कल से स्टार्ट किया था बायोलॉजिकल मेथड सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, सेकंड चैप्टर था हमारा। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेकंड टॉपिक इसका, स्टडी ऑफ मलेरिया, एन एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। मलेरिया, हम सब इस बीमारी के बारे में फेमिलियर हैं, लेकिन हिस्ट्री में ये बहुत ही हिलेरियस, डेंजरस बीमारी रह चुकी है। कोई भी बीमारी बच्चों जब स्टार्ट में नहीं आती है, जब उसका ट्रीटमेंट भी नहीं होता, अननोन होती है, तो लोगों के लिए एक बहुत खौफनाक सूरत होती है, टेरिबल होती है। लेकिन जैसे जैसे साइंटिस्ट उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, उसके ट्रीटमेंट को डिस्कस करते हैं, ट्रीटमेंट के बारे में जान लेते हैं और उसको ओवरकम करना जान लेते हैं, तो वो बीमारी के असरात जो होते हैं वो कम खौफनाक हो जाते हैं। तो पाकिस्तान में भी मलेरिया की बीमारी पाई जाती है। लोग मलेरिया के मरीज देखे जाते हैं और कहते हैं कि हिस्ट्री में मलेरिया की वजह से बहुत सारे लोग, जब इसका ट्रीटमेंट डिस्कवर नहीं हुआ था, उस ज़माने में जब लोगों को मलेरिया होता था, तो बहुत सारे लोग मलेरिया की वजह से मर भी चुके हैं। और मलेरिया, मैंने बताया कि पाकिस्तान में भी ये बीमारी पाई जाती है और कहते हैं कि 2000 ईयर्स अगो, 2000 साल पहले तक फिजिशियंस मॉलेज मलेरिया के बारे में जानते थे और लोगों का इलाज भी उस वक्त उन्होंने शुरू किया था। तो मलेरिया है क्या? मलेरिया बेसिकली एक ऐसा फीवर है, बुखार होता है और तेज़ बुखार होता है, साथ में चिल्स ठंड लगना, और ये जो है रिकरिंग अटैक्स होते हैं। रिकरिंग अटैक्स का मतलब है बुखार और सर्दी का अटैक बार बार होता है। थोड़े टाइम के लिए फीवर होता है, सर्दी लगती है, फिर उसके बाद ठीक हो जाता है और थोड़े टाइम के बाद फिर से ये ऐसा होने लग जाता है। और उस वक्त जब ये शुरू में लोगों को बहुत ज़्यादा फीवर रहने लग गया, तो देखा गया कि किन इलाकों में ये फीवर पाया जा रहा है। ये फीवर मार्शी लो एरियाज में ज़्यादा ऑब्जर्व किया गया। उन लोगों को देखा गया जो गंदे इलाकों में रहते हैं, जहाँ पे अमूमन पानी खड़ा रहता है। साइंटिस्ट ने ये कहना शुरू कर दिया। देखिए, अभी हम ये देखेंगे कि स्टार्ट में लोगों ने क्या सोचा, क्या ऑब्जर्वेशंस बनाई, कैसे उसके ऊपर काम किया, एक्सपेरिमेंट्स किए और फिर उससे कैसे रिजल्ट्स को निकाला। अभी ये जो बातें इकट्ठी हो रही हैं, आप कह सकते हैं कि ये ऑब्जर्वेशन का सॉर्ट है, ठीक है ना, जो सराउंडिंग से उसको मिल रही है कि लोगों को बुखार हो रहा है, ठंड लग रही है, और ये बुखार होना जो है ना, ये ख़त्म एक ही बार में नहीं होता, बल्कि बार बार उसको ये अटैक्स आते हैं, रिकरिंग अटैक्स हैं। तो उस वक्त फिर ये भी देखा गया कि ये फीवर जो है लो मार्शी एरियाज़ में देखा जा रहा है। लो मार्शी एरियाज़ में, ऐसे इलाके जहाँ पर पानी खड़ा रहता है, दलदली इलाके, वहाँ पर देखा गया है ये फीवर, ठीक है। तो उस वक्त फिर साइंसदानों ने ये कहा, फिजिशियंस ने ये कहा कि हो सकता है कि उस पानी में से कुछ गंदी चीज़ें हैं, पोल्यूटेंट्स हैं, पॉइजन्स हैं, जो कि हवा में चले जाते होंगे और हवा को गंदा कर देते होंगे, और वो हवा जब लोग इनहेल करते हैं, ब्रीथिंग के साथ अंदर लेके जाते हैं, तो वो बीमारी का शिकार हो जाती हैं। फिर लोगों ने यही बात सोचते हुए कुछ वॉलंटियर्स ने उस मार्श वाटर को पी कर देखा, ड्रिंक करके देखा कि क्या उस पानी को पीने से वो बीमार हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं हुआ कि वो बीमार हो गए। जी बच्चों, वो बीमार नहीं हुए। इट मीन्स कि कुछ और चीज़ है उससे रिलेटेड जो कि बीमारी को फैला रही है। तो इस चीज़ से कि ये लो मार्शी एरियाज में पाए जाने वाली बीमारी है, इससे मलेरिया का नाम पड़ गया। मलेरिया एक इटालियन वर्ड है। मलेरिया एक इटालियन वर्ड है।
दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। मैला बैड, इसका मतलब है बैड, जबकि एरिया एयर को इंडिकेट कर रहा है। और क्योंकि उस वक्त शुरू में उन्होंने ये कहा कि ये हवा पॉइजन हो जाती है जिससे ये बीमारी हो रही है, तो उसी से दो इटालियन वर्ड्स का कॉम्बिनेशन बना के मैला एरिया बैड एयर से ये बीमारी फैल रही है, उसी से उन्होंने इसका नाम मलेरिया रख दिया। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मलेरिया? ये किस लैंग्वेज का वर्ड है? दो इटालियन वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, मैला एरिया। मैला मीन्स बैड एंड एरिया मीन्स एयर। और गंदी हवा से या पोल्यूटेंट से ये बीमारी हो रही है। अभी ये सिर्फ ऑब्जर्वेशंस थी। और ये भी याद रखिएगा कि वॉलंटियर्स ने, कुछ लोगों ने आउटस्टैंडिंग अपने तौर पे काम करने की कोशिश की कि देख लेते हैं कि क्या इस गंदे पानी के अंदर वाकई कुछ ऐसा है। उन्होंने पी कर देखा तो ये बीमारी नहीं हुई थी। जी बच्चों, अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि अभी इस बीमारी पे काम हो रहा था तो नेचर ने एक बहुत बड़ी हेल्प इंसानियत की इस तरह से की कि इसका ट्रीटमेंट जो है वो अननोन तरीके से पहले ही से आ गया। ट्रीटमेंट, अब हम इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं। कैसे पता चल गया कि इसका इलाज इस तरह से होगा? और बड़ा ही इंटरेस्टिंग तरीके से ट्रीटमेंट ह्यूमन बींग्स के सामने आया। जब 17th सेंचुरी में अमेरिका डिस्कवर हुआ तो अमेरिका से बहुत सारे प्लांट्स को, जो वो प्लांट्स जो एज मेडिसिन यूज होने थे, उनको यूरोप भेजा जाने लग गया। यूरोप लेके जाने लग गए मर्चेंट्स, और वो बहुत ज़्यादा प्लांट्स थे। तो वहाँ पे उस टाइम पे एक प्लांट की बाग जो थी वो अमेरिका से यूरोप भेजी जाती थी। दैट इज नेम्ड एज किना किना। किना किना बार्क ऑफ अ प्लांट। बच्चों, आप लोग बार्क के बारे में जानते हैं? बार्क क्या चीज होती है? जो दरख्तों की स्टेम के ऊपर से छाल उतरती है, उसका ऊपर से जो स्टेम के ऊपर वाला डार्क ब्राउन कलर का जो कवर होता है, तो वो बाग दैट वाज नेम्ड एज किना किना, ये भेजी जाती थी अमेरिका से यूरोप में फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ फीवर्स। बहुत सारे फीवर्स का ट्रीटमेंट किया जाता था इस बाग से। ये नहीं था कि ये किसी एक बुखार के लिए स्पेशलाइज थी, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ फीवर्स। ठीक है, तो उस वक्त क्या हुआ कि इतनी ज्यादा किना किना भेजी जाने लग गई कि अमेरिका में उसकी शॉर्टेज हो गई, उसकी कमी हो गई। अब जो मर्चेंट्स लेके जाने वाले थे उनका कारोबार चल रहा था, उन्होंने देखा कि किना किना की शॉर्टेज हो गई है, तो यहाँ पे उन्होंने कुछ डिसऑनेस्टी दिखाई। डिसऑनेस्टी क्या की कि किना किना से मिलती हुई एक और दूसरे पौधे की बाग को लेके जाना शुरू कर दिया। दैट वॉज नेम्ड एज सिनकोना। सिनकोना बाग को उन्होंने रिप्लेस कर दिया, उसकी जगह पे उसके सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे किना किना की जगह पर भेजना शुरू कर दिया, क्योंकि उसकी स्ट्रक्चर जो थी किना किना से मिलती जुलती थी। अब जब सिनकोना बाग को भेजा जाने लग गया और लोगों ने जब इसको यूज करना शुरू किया तो देखा गया कि मलेरियल पेशेंट्स बड़ी तेजी से रिकवर कर रहे थे। वो लोग जो बहुत कम स्लो रेट पे सही हो रहे थे, अब यहाँ पर जब उन्होंने इस बाग को यूज करना शुरू किया तो देखा गया कि वो बहुत तेजी से रिकवर होना शुरू हो गए, क्योंकि सिनकोना, फिर बाद में देखा गया कि सिनकोना के अंदर एक केमिकल पाया जाता है दैट इज नेम्ड एज कुनीन। कुनीन पाई जाती है जो कि एक बेहतरीन इलाज था मलेरियल पेशेंट्स के लिए, और फिर उसको बहुत लंबे अरसे तक इस कुनीन को
एज अ मेडिसिन यूज़ किया जाने लग गया। 17th सेंचुरी से 19th सेंचुरी तक लोगों ने बग़ैर उसकी वजह जाने कि मलेरिया आ कहाँ से रहा है, क्यों फैल रहा है, कहाँ कैसे हो रहा है, अभी ये सारी चीज़ें अननोन थी। और कहते हैं 200 साल तक क्विनीन को एक इफ़ेक्टिव रेमेडी के तौर पे मेडिसिन के क्योर के लिए मेडिसिन को एज अ क्योर यूज़ किया जाने लग गया। लोगों को ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये बीमारी हो कैसे रही है। अब यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म कॉज करने वाले हैं मलेरिया को, इसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी, ये 200 साल बाद एक आर्मी फिजिशियन था जिसने इसको डिस्कवर किया था। देखते हैं कैसे हुई थी डिस्कवरी ऑफ प्लाज्मोडियम। एक फ्रेंच आर्मी फिजिशियन थे जिन्होंने 1878 में एक्सपेरिमेंट किया था। A French army physician लेवरॉन। उस टाइम पे 200 साल के बाद ये देखा जाने लग गया, लोग साइंटिस्ट ने ये रिसर्च करनी शुरू कर दी कि बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो कि फैल रही हैं बहुत सारी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से। उससे पहले लोगों को ये नहीं पता था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी बीमारियां फैलाती हैं। तो जब ये बात सामने आने लग गई कि बहुत सारी बीमारियां माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने लग गई हैं, तो फ्रेंच आर्मी फिजिशियन लेवरॉन ने 1878 में इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। उसने क्या काम किया, उसने मलेरियल पेशेंट का थोड़ा सा ब्लड लिया और उसको माइक्रोस्कोप में स्टडी किया। पता है बच्चों क्या देखा उसने? माइक्रोस्कोप के अंदर उसको एक टाइनी क्रिएचर नजर आई जो मूव कर रही थी, जो हिल रही थी, मूव कर रही थी। अब उसने अपने टाइम पे लोगों को बताया कि मलेरियल पेशेंट्स के ब्लड में कोई चीज़ ऐसी है, टाइनी क्रिएचर पाई जा रही है जो कि इस बीमारी की वजह बन रही है, लेकिन उसको नाम नहीं दिया। और उसके जो साथी साइंटिस्ट थे उन्होंने इतना ज़्यादा उस बात को सुना भी नहीं और प्रूव भी नहीं किया। वो बात अभी ऐसे ही हैंग हो गई। इसके बाद हालांकि ये एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, लेवरॉन ने जो बता दिया था, नाम नहीं बताया था उसने, सिर्फ ये बताया था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या टाइनी क्रिएचर है जो कि ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट्स में देखी जा रही है। उसके 2 साल के बाद एक दूसरे फिजिशियन ने भी यही काम किया। उनके बाद में 2 साल बाद में उन्होंने देखा तो उनको भी वही टाइनी क्रिएचर नजर आई। उसके बाद फिर वो काम ऐसे ही रह गया। फर्दर आफ्टर 3 years, आफ्टर द सेकेंड डिस्कवरी 3 years, एक तीसरे फिजिशियन ने जब वो ही चीज को देखा ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट्स में, तो उसने उस टाइनी क्रिएचर को नाम दे दिया प्लाज्मोडियम का। और उसने ये कह दिया कि प्लाज्मोडियम इज प्रेजेंट इनसाइड द मलेरियल पेशेंट्स और इट इज द कॉज ऑफ मलेरिया। देखिए डिस्कवरी लेवरॉन ने कर दी है लेकिन उसने नाम नहीं दिया था। और आपकी बुक में आपके लेवल पे उन्होंने अभी यहाँ पर जिसने नाम दिया है उसका खुद का नाम नहीं दिया हुआ। ये इंटरेस्टिंग बात है। लेवरॉन ने डिस्कवर किया था, ठीक है, उसके बाद सेकेंड एक और साइंटिस्ट ने उसकी बात को प्रूव किया, थर्ड जो फिजिशियन थे उन्होंने आके उसको डिस्कवर दोबारा किया और उसको नाम भी दे दिया, दैट इज नेम्ड एज प्लाज्मोडियम। उस टाइनी क्रिएचर का नाम उन्होंने दे दिया प्लाज्मोडियम। ठीक है बच्चों, तो अब हम देखते हैं फर्दर इसके ऊपर क्या ऑब्जर्वेशंस इकट्ठी की हो गई थी और किस तरह से फर्दर काम हुआ था। ट्रीटमेंट इसका डिस्कवर हो गया कि सिनकोना बाग के अंदर क्विनीन पाई जाती है, दैट इज द इफेक्टिव रेमेडी फॉर मलेरिया, बेहतरीन इलाज है।
इसके बाद कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि इसकी बीमारी को फैला रहे हैं, प्लाज्मोडियम। इसकी डिस्कवरी 1878 में हुई थी। 19th सेंचुरी तक बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस इकट्ठी हो चुकी थी। अब ये भी तो हमने देखना है कि ये है क्या, ये तो पता चल गया है कि प्लाज्मोडियम से हो रही है। अब हमें ये भी तो पता चलना चाहिए ये बीमारी फैल कैसे रही है, कहाँ से आ रही है और कैसे ब्लड में ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स चले जाते हैं। ऑब्जर्वेशंस अबाउट मलेरिया जो इकट्ठी हो चुकी थी 19th सेंचुरी तक, वो कुछ ऐसे थी। ऑब्जर्वेशंस अबाउट मलेरिया एंड मार्शी एरियाज हैव सम रिलेशन। अभी भी ये बात उनके माइंड में है। मलेरिया जो हमने शुरू में कही थी, मलेरिया एंड मार्शी एरियाज हैव सम रिलेशन। सेकेंड, वो ये कह रहे हैं ड्रिंकिंग वाटर from marshy areas does not cause malaria। कि पानी पीने से मलेरिया नहीं हो रहा उन मार्शी एरियाज। एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि मलेरिया का मार्श एरिया से कोई ताल्लुक है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि पानी पीने से उन्हीं एरिया से ये बीमारी नहीं हुई है। थर्ड वन जो ऑब्जर्वेशन है वो ये कह रहे हैं कि क्विनीन इज द इफेक्टिव मेडिसिन। ये भी सही है, क्विनीन इज इफेक्टिव मेडिसिन। फोर्थ वन है प्लाज्मोडियम इज seen in blood of malarial patients। ये चार ऑब्जर्वेशंस इकट्ठी हो चुकी हैं अभी तक जो फाइनलाइज फॉर्म में है, और दो तो एक तरह से प्रूव हो चुकी हैं। लास्ट टू जो है क्विनीन इज इफेक्टिव मेडिसिन फॉर मलेरियल पेशेंट्स, और फोर्थ वन प्लाज्मोडियम इज सीन इन द ब्लड ऑफ पेशेंट्स। अब जो फर्स्ट टू हैं मलेरिया एंड मार्शी एरियाज हैव सम रिलेशन, ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम मार्श एरियाज डज नॉट कॉज मलेरिया। अब इसके ऊपर काम शुरू किया गया, देखा जाएगा, इस बात को देखा गया कि प्लाज्मोडियम इज सीन इन द ब्लड ऑफ पेशेंट्स। इसके ऊपर, इस ऑब्जर्वेशन को के ऊपर फर्दर काम किया गया कि किस तरह से इनके बॉडी में प्लाज्मोडियम देखा जा रहा है। अगर मलेरिया की प्लाज्मोडियम इज सीन इन द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट्स, ये ऑब्जर्वेशन बन गई है और इसी से हाइपोथेसिस तैयार कर लिया गया। इसी को हाइपोथेसिस का दर्जा दे दिया गया कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। ठीक है, प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। अब इसी से डिडक्शन तैयार की गई। इफ प्लाज्मोडियम is the cause of malaria, then all the patients ill with malaria should contain plasmodium। अगर प्लाज्मोडियम ही वजह है तो तमाम पेशेंट्स के ब्लड में प्लाज्मोडियम ज़रूर होना चाहिए। ये थी डिडक्शन, और डिडक्शन से अगला स्टेप है बच्चों एक्सपेरिमेंट्स का। एक्सपेरिमेंट्स में उन्होंने दो ग्रुप्स तैयार कर लिए 100 लोगों के। अब यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में 100 पेशेंट्स जो कि मलेरिया में मुब्तला थे उनको उन्होंने रख दिया एज एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, और यहाँ पर कंपैरिजन के लिए उन्होंने 100
एक ऐसे लोगों का ग्रुप भी रख दिया जो कि हेल्दी थे, जिनमें मलेरियल सिम्टम्स और मलेरिया की बीमारी नहीं पाई जा रही थी। और किया क्या गया कि इन 100 पेशेंट्स के ब्लड सैंपल्स लिए गए और उनको अलग-अलग माइक्रोस्कोप में स्टडी किया गया। और जब ये देखा गया कि 100 जो पेशेंट्स हैं उन सब के ब्लड के अंदर वो टाइनी क्रिएचर प्लाज्मोडियम देखी गई। ठीक है बच्चों। और दूसरी तरफ जो 100 हेल्दी पर्सन्स थे जो मलेरिया में का शिकार नहीं थे, बिल्कुल तंदुरुस्त थे, उसमें एक चीज़ और भी उनको मिल गई कि उसमें से 97 पर्सन्स का ब्लड बिल्कुल क्लियर था। तो 7 पर्सन्स ऐसे भी थे, 7 पर्सन्स के ब्लड सैंपल के अंदर उनको टाइनी क्रिएचर प्लाज्मोडियम नज़र आ गई। वो क्यों नज़र आई? क्योंकि उनके अंदर प्लाज्मोडियम अभी इनिशियल स्टेज पे था, अभी वो मलेरिया की सिम्टम्स उनके अंदर अपीयर नहीं हुई थी। ऐसा होता है कि जब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर एंटर होता है, ब्लड के अंदर रहते हुए ये वहाँ पर अपना एक ख़ास टाइम पीरियड तक रिप्रोड्यूस करने के बाद ही बीमारी की सिम्टम्स को अपीयर करता है। एंड दैट पीरियड ऑफ टाइम इज नेम्ड एज इंक्यूबेशन पीरियड। उस पीरियड को नाम दिया जाता है इंक्यूबेशन पीरियड का। व्हाट इज इंक्यूबेशन पीरियड? The time period between the entry of the parasite inside the host body and the appearance of symptoms of the disease। कि बीमारी जैसे ही जर्म्स एंटर होते हैं फौरन बॉडी में एंटर होते साथ ही बीमारी को अपीयर नहीं कर देते हैं, बल्कि वो बॉडी में एंटर होके रिप्रोड्यूस करते हैं, एक अपना एक ख़ास ग्रोथ रेट बढ़ाने के बाद ही बीमारी की अलामात को जाहिर करते हैं। और उस दरमियाने टाइम को क्या नाम दिया जाता है जिसमें वो एंटर तो हो चुके हैं लेकिन बीमारी जाहिर नहीं हुई है, अभी बीमारी की अलामात सिम्टम्स अपीयर होनी है, दैट इज नेम्ड एज इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि 100 जो पेशेंट्स थे उसमें तो प्रूफ हो गया कि प्लाज्मोडियम उन्होंने देखा है, कोई एक भी ऐसा नहीं था जिसके अंदर प्लाज्मोडियम नहीं था, और वो सब मलेरियल पेशेंट्स थे। जबकि 100 हेल्दी पर्सन्स में से 7 पर्सन्स जो हेल्दी तो थे लेकिन उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम ने ये इंडिकेट भी कर दिया कि प्लाज्मोडियम उनकी बॉडी में है और अभी इनिशियल स्टेज पे है, इंक्यूबेशन पीरियड में है, जिसमें जर्म्स एंटर तो हो चुके हैं लेकिन अभी उन्होंने सिम्टम्स अपीयर करनी है। आहिस्ता आहिस्ता आने वाले टाइम में जल्द ही वो भी पेशेंट्स जो जिनके ब्लड में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखे गए हैं, पर्सन्स जिनमें हेल्दी पर्सन्स थे, वो आने वाले टाइम में हो सकता है कि वो भी उस बीमारी का विक्टिम बन जाए। ठीक है। अब ये देखना है, ये प्रॉब्लम तो हो गया सॉल्व कि प्लाज्मोडियम इज सीन इन द पेशेंट्स ब्लड। अब ये देखते हैं कि प्लाज्मोडियम आया कहाँ से। अब दूसरा प्रॉब्लम ये है कि पर्सन्स के लोगों के बॉडी के अंदर ब्लड में ये प्लाज्मोडियम आया कहाँ से। उसके लिए भी बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस काम कर रही थी। अभी भी वो कहते हैं कि मार्सी एरियाज और मलेरिया का रिलेशन है कुछ ना कुछ, लेकिन ये कि पानी पीने से ये बीमारी नहीं हुई थी। इसके लिए जो दूसरे AFA किंग जो थे उन्होंने 1883 में ये काम किया था। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई। 20 ऑब्जर्वेशंस थी AFA किंग की जो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई थी यहाँ पर, लेकिन हमारी बुक में उन्होंने सिर्फ 3 ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे दी हुई हैं बच्चों। 3 ऑब्जर्वेशंस है AFA किंग की। इन 1883 में ये जितनी भी डेट्स हैं बच्चों आपने याद रखनी है। 20 ऑब्जर्वेशंस इंट्रोड्यूस करवाई थी। इंट्रोड्यूस्ड 20 ऑब्जर्वेशंस, जो कि 3 हमारे यहाँ पर गिवन है। फर्स्ट वन है बच्चों, उन्होंने ये कहा पीपल हु स्लेप्ट आउटडोर were more likely to get malaria than those who slept indoors।
वो लोग जो घरों के बाहर सोते हैं, घरों से बाहर सोते हैं, ओपन एयर में सोते हैं, उनमें ज़्यादा मलेरिया हो रहा है एज कंपेयर टू दोज जो इंडोर्स होते हैं। दोबारा सुनिएगा, पीपल हु स्लेप्ट आउटडोर वर मोर लाइकली टू हैव मलेरिया देन दोज हु स्लेप्ट इंडोर्स। सेकेंड वन उन्होंने ये कहा कि पीपल हु स्लेप्ट अंडर फाइन नेट्स वर less likely get malaria as compared to those who did not use such nets। वो लोग जो बारीक जाली के अंदर सोते थे उनको मलेरिया नहीं हुआ, और वो लोग जो जाली यूज नहीं करते थे, ओपन एयर में सोते थे, उनको मलेरिया ज्यादा हो गया। यानी इससे कुछ ना कुछ क्ल्यूज उसको मिलना शुरू हो चुके हैं। वो लोग जो ओपन एयर में सो रहे हैं उनमें मलेरिया ज़्यादा है, और जो नेट्स यूज़ नहीं करते हैं उनमें मलेरिया ज़्यादा हो रहा है। फिर थर्ड वन ऑब्जर्वेशन उन्होंने ये कही कि वो लोग जो स्मोकी फायर के पास सोते हैं, पीपल हु स्लेप्ट नियर स्मोकी फायर यूजुअली डिड नॉट गेट मलेरिया। धुआंधार आग की वजह से भी लोगों में मलेरिया नहीं हुआ। इट मीन्स कि मार्शी एरिया से जो चीज़ इस बीमारी को फैलाने की वजह बन रही है वो AFA किंग की ऑब्जर्वेशन से बहुत स्ट्रॉन्ग क्लू मिल गया कि मॉस्किटोज आर रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसमिट द प्लाज्मोडियम। ठीक है जी, अब मॉस्किटोज की बारी आ गई है कि मॉस्किटोज फैला रहे हैं। हमें तो पता है कि मॉस्किटोज ही ये बीमारी फैलाते हैं। अब उस वक्त साइंसदानों ने कैसे इस बात को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि मॉस्किटोज ट्रांसमिट द प्लाज्मोडियम। इसके लिए ये ऑब्जर्वेशंस जो AFA किंग ने दी थी, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस थी कि वो लोग जो बाहर सो रहे हैं, वो लोग जो खुली हवा में बगैर नेट के सोते हैं या बगैर आग जलाए सोते हैं, उनमें मलेरिया ज़्यादा हो रहा था। ठीक है, और ये बात अब हम एक्सपेरिमेंटली प्रूव करते हैं। वो कहते हैं कि प्लाज्मोडियम जो है वो फैलाने की वजह मॉस्किटोज हैं। मॉस्किटोज आर कॉजिंग टू ट्रांसमिट द प्लाज्मोडियम। इसके लिए ऑब्जर्वेशंस तैयार की गई कि मॉस्किटोज आर इन्वॉल्व इन स्प्रेडिंग ऑफ मलेरिया। तो उसके बाद इसी ऑब्जर्वेशन से हाइपोथेसिस तैयार हुआ और डिडक्शंस तैयार की गई। इफ़ mosquitoes are the cause of malaria then they must contain the plasmodium। अगर वो मलेरिया को फैलाते हैं तो उनकी बॉडी के अंदर भी प्लाज्मोडियम ज़रूर होना चाहिए। इसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स की सीरीज़ थी जो कि रोनाल्ड रॉस ने किए थे एक्सपेरिमेंट्स। इसके बाद बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स थे जो रोनाल्ड रॉस ने 1818 में किए थे। ये भी आर्मी फिजिशियन थे। आर्मी फिजिशियन थे, परफॉर्म्ड सम एक्सपेरिमेंट्स। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट उन्होंने जो किया था, फर्स्ट वन जो था, उन्होंने सबसे पहले कुछ फीमेल मॉस्किटोज लिए, एनोफिलिस। एनोफिलिस बच्चों याद रखिएगा, ये फीमेल मॉस्किटोज हैं जो बाइट करती हैं। क्यों? क्योंकि फीमेल मॉस्किटो है एनोफिलिस। Female mosquitoes need blood of mammals or birds for the maturation of their eggs, और वो बाइट करती हैं इंसानों को। तो उसने रोनाल्ड रॉस ने जो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किया, उसने एक मलेरियल पेशेंट को एक फीमेल मॉस्किटो से कटवाया और उन मॉस्किटोज को जिनसे कटवाया हुआ था उनको स्टोर कर लिया, उनको महफूज कर लिया। और
थोड़े टाइम पीरियड के बाद उन मॉस्किटोज को किल करके उनकी बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी किया, वेदर दे कंटेन प्लाज्मोडियम और नॉट। क्या किया था उसने मलेरियल पेशेंट से इन मॉस्किटोज को, एनोफिलिस को कटवाया था, ठीक है, और इन मॉस्किटोज को स्टोर कर लिया और थोड़े टाइम के बाद इनकी बॉडी को स्टडी किया। तो वो हैरान रह गया अपनी इस बात पे कि प्लाज्मोडियम उन मॉस्किटोज के स्टमक के अंदर मल्टीप्लाई करते हुए उसको माइक्रोस्कोप में नजर आ गए। स्टमक के अंदर, मॉस्किटोज के स्टमक के अंदर बहुत तेजी से डिवाइड कर रहे थे और वो इस बात से कन्विंस हो गया कि ये यहाँ पे वाकई कोई बात है। अब नेक्स्ट जो लॉजिकल एक्सपेरिमेंट था, पहला एक्सपेरिमेंट तो ये हो गया कि जी उसने कटवाया मलेरियल पेशेंट से और मॉस्किटोज ट्रांसफर हो गए, प्लाज्मोडियम ट्रांसफर हो गया मॉस्किटोज के अंदर। अब इन मॉस्किटोज से कटवाना चाहिए था हेल्दी पर्सन को, ये देखने के लिए कि क्या वाकई मॉस्किटोज ही इस प्लाज्मोडियम को ट्रांसफर कर रहे हेल्दी लोगों की तरफ, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। रोनाल्ड रोज ने ऐसा नहीं किया क्योंकि उस वक्त मलेरिया जो थी एक सीरियस डिजीज थी, बहुत सारे लोग मर भी चुके थे। उसने ये स्टेप ऐसे लिया कि उस एक्सपेरिमेंट को रीडिज़ाइन किया और इंसानों की बजाय इसी एक्सपेरिमेंट को पहले मुकम्मल तौर पे स्पैरोस पे करके देखा। स्पैरोस पे करके इसलिए देखा कि अगर खुदा ना खास्ता स्पैरोस मर भी जाती हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। और ये बात उसने इसलिए की क्योंकि बर्ड्स में और मैमल्स में मलेरिया की सिम्टम्स एक जैसी देखी गई थी, ठीक है, और फीमेल मॉस्किटोज उसी तरह जिस तरह मैमल्स को काटती हैं उसी तरह फीमेल मॉस्किटोज की डिफरेंट स्पीशीज बर्ड्स को भी काटती हैं। तो यहाँ पर उसने जो फीमेल मॉस्किटो यूज़ की थी बर्ड्स के लिए, ये इंसानों में, ह्यूमन बींग्स में यूज़ किया था। फीमेल मॉस्किटो इन ह्यूमन बाइट करती है, जबकि दूसरी जो है वो क्यूलेक्स थी। क्यूलेक्स फीमेल मॉस्किटो है जो कि बाइट करती है स्पैरोस को। जी, उसने दोबारा अपना एक्सपेरिमेंट किया। पहले उसने इंसानों में किया था, अब उसने क्या किया, सबसे पहले मलेरियल स्पैरोस ली, मलेरियल पेशेंट स्पैरोस ली और क्यूलेक्स मॉस्किटो से कटवाया उनको। और थोड़े टाइम के बाद कुछ मॉस्किटोज को किल करके कुछ को उसने अभी जिंदा रखा ताकि नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में यूज़ कर सके उन्हीं मॉस्किटोज को। पहले उसने चंद एक मॉस्किटोज को लेकर अगेन किल किया और उनके इंटरनल बॉडी पार्ट्स के अंदर उसके स्टमक में प्लाज्मोडियम देखा, जो ये प्रूफ कर रहा था कि जब उसने उन मॉस्किटोज ने स्पैरोस को बाइट किया, मलेरियल स्पैरोस को बाइट किया, तो बाइट करने के नतीजे में वो प्लाज्मोडियम उनके मुंह में आ गया और मुंह से स्टमक में गया और स्टमक में जाके डिवाइड होना शुरू हो गया। अब उसने क्या किया, हेल्दी स्पैरोस ले ली और उन्हीं मॉस्किटोज जिनको कटवा के रखा हुआ था, जिन्होंने काटा हुआ था मलेरियल स्पैरोस को और उनकी बॉडी में अब प्लाज्मोडियम आ चुका है, अब उनको एक ख़ास जगह पे रखा गया ताकि वो हेल्दी स्पैरोस को काटें। और चंद दिनों के बाद ये देखा गया कि हेल्दी स्पैरोस भी इन्फेक्टेड हो चुकी थी प्लाज्मोडियम से और थोड़े ही टाइम पीरियड के बाद उनके अंदर भी ये बीमारी की सिम्टम्स अपीयर होना शुरू हो गई थी, जो कि ये प्रूफ कर रही थी कि मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम की वजह से जो हो रहा है, वो प्लाज्मोडियम को ट्रांसफ़र कौन कर रहा है, मॉस्किटोज। एक पेशेंट को जब वो बाइट करता है तो प्लाज्मोडियम मॉस्किटोज के अंदर चला जाता है और मॉस्किटोज फिर उसको एक हेल्दी पर्सन को जब भी बाइट करेंगे तो वो इंजेक्ट करेंगे उन प्लाज्मोडियम को और फिर वो आने वाले टाइम में वो भी मलेरियल पेशेंट्स बन जाएंगे। फिर एट द एंड जब स्पैरोस के अंदर ये एक्सपेरिमेंट फुल मुकम्मल तौर पे प्रूफ हो गया तो एट द एंड दोबारा इसको एनोफिलिस को यूज़ करते हुए अगेन ह्यूमन बींग्स के ऊपर भी किया गया, ये देखने के लिए कि कोई बाद में कोई बात इबहाम का शिकार ना हो, कोई गलत
बात ना हो, इसलिए इसको दोबारा, पहला स्टेप तो एक तरह से हो चुका था, हेल्दी मॉस्किटो मलेरियल जो पेशेंट्स थे उनसे कटवाया गया इन एनोफिलिस को, और फिर उनके स्टमक के अंदर प्लाज्मोडियम देखा गया। फिर हेल्दी पर्सन्स ने जब इन मॉस्किटोज को काटा तो वो हेल्दी पर्सन्स भी मलेरियल पेशेंट्स बन गए थोड़े ही टाइम के बाद, जिससे कि ये पता चल गया प्लाज्मोडियम जो है वो ये मॉस्किटोज ट्रांसमिट कर रहे हैं। बच्चों, आपने देखा होगा कि सम टाइम जब भी मॉस्किटोज काटते हैं तो स्किन के ऊपर कुछ स्वेलिंग सी हो जाती है, जिसको कहते हैं वेल्ट्स का बन जाना। वेल्ट्स, एलर्जी सी हो जाती है, इचिंग होती है। तो वो कहते हैं कि ये इचिंग इस वजह से नहीं कि कोई ज़ख्म वगैरह बनना है, वोंड बनना है, नहीं, बल्कि क्या होता है कि जब भी मॉस्किटोज काटते हैं तो काटने से पहले, पेट्स करने से पहले, ब्लड सक करने से पहले वो क्या करते हैं, अपना सलाइवा स्किन के अंदर इंजेक्ट करते हैं। अपने मुंह से एक सलाइवा स्किन के अंदर भेजते हैं, और उस सलाइवा के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं। वो क्या काम करते हैं कि ब्लड जो उन्होंने सक करना है, ब्लड लेके जाना है मुंह के अंदर, वो क्लॉट ना हो जाए, वो उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में वो एज इट इज़ ही रहे, वो जम ना जाए, इसलिए वो पहले अपना सलाइवा इंजेक्ट करते हैं और उसके बाद उसमें से ब्लड को निकाल लेते हैं। उसी सलाइवा की वजह से ही, सलाइवा इंजेक्ट करने की वजह से ही हमारी स्किन के ऊपर कुछ स्वेलिंग सी हो जाती है और थोड़े से टाइम के लिए इचिंग होती है, दैट इज वेल्ट्स। वो क्या है, वेल्ट्स होते हैं। वेल्ट्स हैं, वो क्यों अपीयर होते हैं, वो किसी ज़ख्म की वजह से नहीं होते हैं, बल्कि किस वजह से होते हैं, वो इचिंग होती है और थोड़ी सी स्वेलिंग होती है, थोड़े से टाइम के बाद वो खुद ब खुद ठीक हो जाता है, क्योंकि उसने अपना सलाइवा इंजेक्ट किया होता है हमारी स्किन के अंदर। तो क्यों सलाइवा इंजेक्ट करती हैं फीमेल मॉस्किटोज, ताकि ब्लड जो है वो क्लॉट ना हो जाए, जम ना जाए, और उसी की वजह से, उसी सलाइवा ही की वजह से ये वेल्ट्स अपीयर होते हैं। जी बच्चों, आज हमने पढ़ लिया है मलेरिया एज एन एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। तो अब हम देख लेते हैं, इसको समराइज भी कर लेते हैं और इसके शॉर्ट भी डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से शॉर्ट हैं। सबसे पहला शॉर्ट इसमें ये होगा, व्हाट डू यू मीन बाय मलेरिया। मलेरिया का क्या मतलब है, या मलेरिया, व्हाट इज मलेरिया। तो मलेरिया जो है वो इटालियन दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, मैला एंड एरिया, बैड एयर। और इसमें मलेरिया में क्या होता है, इसके जो सिम्टम्स हैं, फीवर, चिल्स, और ऐसा होता है बार बार रिकरिंग अटैक्स होते हैं, जिसकी वजह से ये बीमारी होती है। इसके बाद आपने जो नेक्स्ट इसके ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया को मार्क करना है। सेकेंड पैराग्राफ थर्ड में गिवन है, थर्ड पैराग्राफ में ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, जो कि एक स्टोरी की तरह से एक्सप्लेन किया गया है। इसके बाद डिस्कवरी ऑफ प्लाज्मोडियम है नेक्स्ट पेज पर, ठीक है बच्चों। इसके बाद ऑब्जर्वेशंस अबाउट मलेरिया बनाई गई, 4 ऑब्जर्वेशंस जो थी वो बनी थी, आपकी बुक में 4 इकट्ठी दी गई, 19th सेंचुरी में जो बनाई गई थी उनको आप इकट्ठ लिखेंगे। एक्सप्लेन द, ये शॉर्ट में आया करता है, राइट द ऑब्जर्वेशंस अबाउट मलेरिया। 4 ऑब्जर्वेशंस थी, वो आप लिखेंगे। इसके बाद एक्सपेरिमेंट किया गया और ये प्रूव किया गया कि प्लाज्मोडियम ही मलेरिया की वजह है। और इसके एंड पे जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे, यहाँ पर इंक्यूबेशन पीरियड की डेफिनेशन गिवन है। बच्चों इसको भी मार्क करेंगे, इंक्यूबेशन पीरियड को, द पीरियड बिटवीन द एंट्री ऑफ पैरासाइट इन द होस्ट बॉडी एंड द अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स ऑफ डिजीज। इसको आप इंक्यूबेशन पीरियड की डेफिनेशन को मार्क करेंगे। इसके बाद एग पिकिंग की ऑब्जर्वेशंस शॉर्ट में बहुत बार आती हैं। कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं? 20 ऑब्जर्वेशंस हैं। और ये कब इंट्रोड्यूस करवाई गई थी? 1883 में। ये एमसीक्यूज में भी पूछा जा चुका है कि ए.एफ.ए. किंग ने ऑब्जर्वेशंस कब इंट्रोड्यूस करवाई थी। और उसके साथ ही ये ऑब्जर्वेशंस आपने इनको भी वर्ड टू वर्ड ही लिखना होगा, इसके सेंटेंस को भी चेंज नहीं करना, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस। इन्होंने बिल्कुल ऐसे ही एक्सप्लेन किए हैं जैसे एक पूरा एक्सपेरिमेंट है। पीपल हु स्लेप्ट आउटडोर वर मोर लाइकली टू गेट मलेरिया देन दोज हु स्लेप्ट इनडोर्स। पीपल who use fine nets were less likely to get malaria than those who did not use such nets.
थर्ड वन, पीपल हु स्लेप्ट नियर स्मोकी फायर डिड नॉट कॉज मलेरिया। ठीक है बेटे। इसके बाद जो नेक्स्ट है इसके रोनाल्ड रोज के एक्सपेरिमेंट्स हैं। रोनाल्ड रोज के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं कि पहले उन्होंने ह्यूमन बींग्स के ऊपर किए, फिर उसको रीडिज़ाइन करके स्पैरोज के ऊपर किया। तो ये 3 तरह के एक्सपेरिमेंट है। फर्स्ट हाफ था जो कि ह्यूमन पे करके उसको छोड़ दिया गया, फिर सेकंड था स्पैरोज के ऊपर जो कि क्यूलेक्स के साथ किया गया, और थर्ड वन अगेन कंप्लीट हुआ था ह्यूमन बींग्स के ऊपर। तो ये लॉन्ग में भी इस तरह से भी आ सकता है, एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ रोनाल्ड रोज। तो आपको ये एक्सपेरिमेंट्स जहाँ से रोनाल्ड रोज ने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए, ये 3 एक्सपेरिमेंट्स ही एक्सप्लेन करने होंगे। और ये एमसीक्यूज में भी आ चुका है कि क्यूलेक्स कोज मलेरिया इन डैश, बर्ड्स, मैमल्स, एम्फीबियंस, याद रखिएगा बर्ड्स में कॉज करती है मलेरिया कौन, क्यूलेक्स। और एनोफिलिस जो है ये हैं दोनों ही फीमेल मॉस्किटोज, और जो एनोफिलिस हैं वो मैमल्स में और ह्यूमन बींग्स में स्प्रेड करती है। इसके बाद इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स के नीचे 2 साइड बॉक्सेस हैं। पहले वाले साइड बॉक्स पे आप लिखेंगे वाई मॉस्किटोज इंजेक्ट सलाइवा बिफोर बाइटिंग। जो मॉस्किटोज हैं वो बाइट करने से पहले सलाइवा इंजेक्ट क्यों करती हैं, ये उन्होंने लिखा है ताकि उनके फूड कैनाल में जाके उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में जाके ब्लड क्लॉट ना हो जाए, इसलिए पहले वो पर्स करने से पहले ही अपना सलाइवा इंजेक्ट करती है। सलाइवा इंजेक्ट करने से क्या होगा, सलाइवा कंटेन एंजाइम्स और उसकी वजह से वो ब्लड क्लॉट नहीं होगा और वो उसको भरपूर डाइजेस्ट कर पाएगी। और उसी सलाइवा के इंजेक्ट करने ही की वजह से स्किन के ऊपर वेल्ट्स अपीयर होते हैं। दूसरे साइड बॉक्स जो इसी के साथ वाला दिया गया है उसके ऊपर लिखेंगे व्हाई वेल्ट्स अपीयर ऑन द स्किन आफ्टर मॉस्किटोज बाइट। व्हाई वेल्ट्स अपीयर ऑन द स्किन आफ्टर मॉस्किटोज बाइट। मॉस्किटो के बाइट करने के बाद वेल्ट्स अपीयर क्यों होते हैं, क्योंकि उसने जो सलाइवा इंजेक्ट किया होता है उसकी वजह से इचिंग सेंसेशन होती है और उसी की वजह से स्वेलिंग हो जाती है जो थोड़े से टाइम के बाद खुद ब खुद ठीक हो जाती है। जी बच्चों, ये था आज का हमारा लेसन। आपने इसको अच्छी तरह से याद करना है। वैसे भी इंटरेस्टिंग है, स्टोरी लाइक है, इसमें हिस्ट्री थोड़ी सी डिस्कस हुई है और आपने देखा कि इस बीमारी का पता कैसे चलाया गया, ट्रीटमेंट कैसे हुआ और फिर एट द एंड इसको किस तरह से मॉस्किटो स्प्रेड करते हैं, हमने इसको डिटेल से देख लिया। आपने आज ही इसको याद करना है। अल्लाह हाफिज़।